हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हिंदी व्याकरण। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो भी अपलोड किया था आज ही सुबह में, हिंदी यानी कि संस्कृत व्याकरण की, जिसमें हमने उपसर्ग टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया था। A to Z हमने उपसर्ग को समझाया था, ठीक है। तो बच्चों का कहना है कि सर हिंदी व्याकरण भी साथ साथ में कराते चलिए। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं खैर व्याकरण में, बट सबसे ज़्यादा रस की डिमांड आ रही थी, तो मैंने कहा रस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अदर टॉपिक की करते हैं। तो पहली बात तो कि इसमें बहुत सारे सिलेबस होते हैं हिंदी व्याकरण में, तो मैं आपको बारी बारी से सारा कुछ कराऊंगा। तो ये स्पेशली आपके जो 6th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनमें रस, अलंकार, छंद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब काम आने वाले हैं सबके लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो देखते हैं हम लोग रस के बारे में। पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या होते हैं इनमें, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे रस टॉपिक को समझेंगे। तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं और कौन से टॉपिक है, हम लोग कौन कौन से कवर करने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें काव्य में, तो काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्ता काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। रस में परिभाषांग, भेद, बाकी सभी रसों का परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। अलंकार में परिभाषा, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इसके सभी प्रकार जो होते परिभाषा है, साथ में उदाहरण भी, ठीक है। और जैसे छंद है, छंद में भी उसके परिभाषाएं, उदाहरण और सारे प्रकार वगैरह सब कुछ। शब्द शक्ति, शब्द गुण, शब्द शक्ति में 3 है ना, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, यहाँ पे अभिधा होना चाहिए, ठीक है। शब्द गुण, ओज, प्रसाद और माधुर गुण जो होता है, ये आपके हैं। तो बहुत सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग रस को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग अलंकार करेंगे, फिर छंद करेंगे, शब्द शक्ति, शब्द गुण और फिर काव्य लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो खैर हम लोग चलो अब रस पे डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी को। तो ध्यानपूर्वक आपको नोट करते चलना है और ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना ज़्यादा है, ठीक है। लिखने के लिए तो आप दोबारा रिपीट कर लेंगे वीडियो को, दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझना आपको अभी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं रस है, ये रस का टॉपिक है, ये मेरे द्वारा खुद लिखा हुआ नोट्स का है, जो मैं आपको यानी कि बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, पेड बच्चों के लिए, यानी कि जो पेड बैचेस होते हैं उसमें बच्चे फीस वगैरह देते हैं सब कुछ, वहाँ मैं इस नोट से पढ़ाता हूँ, इसी से आप लोगों को भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि जिसमें मज़ा आए, आनंद आए, ठीक है, बिल्कुल, ये शाब्दिक अर्थ है, इसको आपको ध्यान रखना है। परिभाषा क्या हो सकती है भाई, हमको आपको कई कवियों के अनुसार हम आपको परिभाषाएं बताएंगे, ठीक है। तो पहली परिभाषा हमें दी गई है, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता, दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन बैंक 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक में जो गवर्नमेंट के द्वारा आई थी क्वेश्चन बैंक, उनमें दिया गई थी परिभाषा, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल जेन्युइन परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है, ठीक है। तो काव्य के पढ़ने, सुनने, अगर काव्य आपको हमने अभी तो इसमें नहीं, पिछले साल मैंने पढ़ाया था। काव्य क्या होता है, जैसे कविता है, कहानी है, दोनों का मिक्सर ले लो, चाहे चंपू काव्य ले लो, जिसमें यानी कि आपकी कविता, कहानी, सभी को जो भी रचनाएं होती हैं सब काव्य होती हैं, ठीक है। तो नहीं, काव्य को क्या होता है कि अगर हम कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें, कि पढ़ने चाहे पढ़ें या सुने अथवा उसका हम देखें अभिनय, ठीक है, कि तो पढ़ने वाले को पाठक कह देंगे भाई, सुनने वाले को श्रोता और देखने वाले को दर्शक। तो इनको जो भी आनंद की अनुभूति होती है, एहसास होता है आनंद को, उसे हम रस कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन बैंक 10th में दिया गया था बोर्ड, जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। और बात रही मैं बचपन से क्या पढ़ रहा था, कौन सा रस की परिभाषा पढ़ रहा था, मैंने बचपन से पढ़ा है, मेरे सर लिखवाए थे। काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब वही सेम, थोड़ा सा चेंज शब्द का, बाकी सब वही है, ठीक है। तो ये मैंने बचपन से पढ़ा है, ये बहुत अच्छी है, इसको आप बिल्कुल याद कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। यानी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के मन में जो आनंद आएगा, ठीक है, वो क्या होता है, रस होता है। क्लियर है। चलो खैर, लेकिन आपके पेपर में क्या होता है, पेपर में कई बार नाम से आ जाता है कि इस कवि के अनुसार आप लिखिए, ठीक है, रचनाकार। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आपको कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रस की परिभाषा क्या है। तो इन्होंने क्या दिया था, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। क्या है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, जिसमें रस हो वही काव्य है, ठीक है, इन्होंने कहा। अच्छा, कभी कभी भरत मुनि के अनुसार भी आ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था,
इसको देख लेते हैं भरत मुनि के अनुसार। इन्होंने कहा था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। इन्होंने एक दोहा दिया था छोटा सा, इन्होंने एक लाइन का ऐसे ही वाक्य दिया था जिसमें सभी रस के अंगों के नाम यहाँ पे दे दिया गया। कहा विभावानुभाव व्यभिचारी, ये देखो विभाव अनुभव व्यभिचारी के संयोग से 10 रसों की निष्पत्ति होती है। यानी अर्थात विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, वो रस कहलाता है। ठीक है, तो रस की निष्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, रस बना किससे है। तो विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, इसके मिलने से रस बनता है। अभी विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव क्या है ये हम आपको आगे अभी बताएंगे। खैर ये अंग होते हैं बट इनको डिटेल में हम आगे बताते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बैंक जो आया था 9th का, जो गवर्नमेंट के द्वारा आया था, तो वो क्या होता है, एमपी बोर्ड की तरफ से आया था। सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है उसे रस कहते हैं। ऐसा 9th के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था। तो एक ही बात है, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव, सबके हृदय में स्थायी भाव होता है, बस उसे जगाने का काम अलग अलग तरीके से होता है। तो जो को आपका विभाव अनुभव संचारी भाव दिया गया है, ये क्या करते हैं, सब जुड़ करके स्थायी भाव को जागृत कर देते हैं जिससे कि आनंद आता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रस। समझ गए? तो ये अंग होते हैं हमारे विभाव अनुभव और संचारी भाव। ठीक है, ये मदद करते हैं रस को उत्पन्न करने में। तो अब ये तो हमने देख लिया भाई, परिभाषाएं हमने देखा। आगे देखते क्वेश्चन पूछा जाता है रस निष्पत्ति कितने हैं, या रस के अंग कितने होते हैं, या रस के अवयव कितने होते हैं। तीनों प्रश्नों का एक ही जवाब है, यानी रस के अंग पूछना चाहते हैं। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अंग मीन्स होता है, जैसे भाई आप हमें ले लो, मनुष्य आप भी देख रहे हो, आप अपने आप को गेस कर सकते हो। जैसे भाई अंग यानी कि हमारे कान एक अंग है, नाक, बाल, मुंह, भाई हाथ, पाँव, ये सब क्या है, हमारे शरीर के अंग हैं जिससे हम मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही रस के अंग का मतलब जिससे रस मिलकर बना होता है। जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया स्थायी भाव, अनुभव, विभाव और व्यभिचारी भाव, ये जो 4 होते हैं आपके, ये रस के अंग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जिससे रस मिलकर बना होता, किसी का भी अंग पूछा जाए तो उसका तात्पर्य यही होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी उसके अवयव, एलिमेंट ले लो, चाहे पार्ट ले लो, अंग ले लो, अप्रोक्स सब वही है कुल मिला के। नोट क्या है, रस को काव्य की आत्मा, प्राण या तत्व माना जाता है। ये सीधा आपके पेपर में आता है। ये बोर्ड वालों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है, और ये कंपटीशन वालों के लिए, सबके लिए मतलब ये इवेंट है, तो इसको आपको सब लोग को ध्यान रखना है। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण या तत्व कहा जाता है, माना जाता है। रस के अंग देखो दिया गया, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी या संचारी भाव, इसी को कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 10 है, जितने रस हैं उतने आपके स्थायी भाव हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, अनुभव की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, विभाव में आपके 2 प्रकार हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। अब ये कैसे काम करते हैं, यही मिल करके विभाव अनुभव व्यभिचारी स्थायी भाव को जागृत करते हैं, जिससे किसी न किसी रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये हम लोग देखेंगे कि काम कैसे करता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से क्योंकि आपके जब 11वीं 12वीं में जाएंगे तो डायरेक्ट पूछ लेता आपकी स्थायी भाव किसे कहते हैं, हाँ, विभाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, संचार, ये आपसे पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, 10वीं में पूछ लेता है, 9वीं में पूछ लेता है। तो क्या करेंगे आपको, तो आपको अंग भी डिटेल पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग उसके प्रकार में तो चलेंगे, जो आपको अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो है, रस अगर आप चले जाए भाई, आपका श्रृंगार रस है, हास रस है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है आपकी भाई, शांत रस वगैरह, ये सब प्रकार हैं रस के। अभी हम लोग अंग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको अंग समझना है, क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्थायी भाव क्या होता है भाई। स्थायी भाव को समझते हैं, एक एक अंग को समझते हैं आज हम लोग। ठीक है, तो स्थायी भाव कहते हैं मनुष्य के हृदय में
भाई हमारा ये हृदय है मनुष्य के, हृदय में सदैव रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं, जो हमेशा रहते हैं भाव। वो भले कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं लेकिन कभी कभी हमें याद आ जाते हैं भाई। जैसे आप किसी के बारे में सोचते हो, किसी के साथ रहते हो भाई, दोस्त यार जो भी है, माता पिता, तो वो आपको काफ़ी क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आते हैं, तो वो स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को देख करके, जैसे भाई अगर आपके दोस्त लोग हैं, दोस्त के साथ में रहते हो, आप सर्कल में रहते हो और आप कहीं बाहर गए हो 2-4 दिन के लिए, अकेले रहना पड़े, तो वहाँ आप किसी दोस्त को देखते हो किसी दूसरे के साथ, तो आपको भी अपने फ्रेंड सर्कल की याद आती है भाई कि हम भी साथ में रहते थे। तो वो कभी कभी किसी को देख के क्या होता है, स्थायी भाव जाग जाते हैं। तो कहते हैं ये भाव हृदय में सुप्तावस्था यानी कि सोते हुए रहते हैं, यानी कि स्थित होते हैं, वो उस समय जागृत नहीं होते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं। ये अनुकूल अवसर पाकर, यानी अनुकूल अवसर जब होता है तो स्वतः ही जागृत, अनुकूल अवसर मतलब हमने बताया भी कि अगर आप दोस्तों के साथ रहते हो, कभी अचानक से कहीं जाना पड़ा 2-4 दिन के लिए, आप वहाँ किसी और को देखे भाई, दोस्तों को साथ में बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो आपको भी याद आ जाता कि काश हम भी होते, तो आज अकेले वहाँ होते तो हम भी दोस्तों के साथ मज़े करते हैं। तो वो क्या हुआ, अचानक से अवसर पाकर वो जागृत हो जाते हैं। ठीक है, स्वतः ही जागृत होकर तथा पुष्ट होकर मतलब कन्फर्म होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है, एक स्थायी भाव का संबंध किसी एक रस से ही होगा। इसकी संख्या 9 या 10 मानी गई है। अगर रस 9 माने तो 9 मानी गई है, 10 रस माने तो 10। हम आपको बताएंगे कितने रस होते हैं, अब किसके अनुसार कितने रस होते हैं ये भी हम पूरा क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। खैर स्थायी भाव हमने देख लिया है। अच्छा, स्थायी भाव देख लो भाई, यहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे रस का नाम उसके स्थायी भाव दिए गए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, हंसी मजाक, खुशी आ जाए। करुण रस का क्या होता है भाई, शोक होता है, जब हम दुखी होते हैं शोक मनाते हैं। वीर रस यानी जब जोश आ जाता है, उत्साह भाई। ठीक है, रौद्र रस यानी क्रोध, जब आपको आता है गुस्सा। भयानक रस यानी जब आपको भय डर लगता है। विभत्स रस यानी जुगुप्सा, जब आपको घृणा होती है, किसी चीज़ से हेट होता है। अद्भुत रस यानी विस्मय जब आपका होता है, यानी कि आश्चर्य, विस्मय का मतलब आश्चर्य, यहाँ पे आश्चर्य भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 8 हो गए। 9वां शांत रस यानी निर्वेद होता है, शांत एकदम माहौल। ठीक है, ये होगा। और भी रस अगर हम आपको रस और बताएंगे, कई कभी क्या होते हैं कि 10 रस 11 रस भी बना दिए हैं, तो उनके भी हम स्थायी भाव आपको बता देंगे। खैर चलते हैं दूसरे अंग ने विभाव की ओर। किसकी ओर, विभाव की ओर चलते हैं हम लोग। खैर ठीक है, ओके। विभाव जो दिया गया है, सुषुप्त स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यानी कि जब स्थायी भाव सो रहा हो, उसके जगाने का काम जो करते हैं वो क्या होते हैं भाई, आपके विभाव होते हैं। जैसे आपने दोस्त को देखा भाई, वहाँ आपने गए हैं कहीं घूमने, तो वहाँ आपने देखा भाई कोई साथ में बैठे हैं भाई, हम उसको देख करके हमें स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं। ठीक है, तो जो जगाने वाले होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ये कैसे काम करते हैं भाई, देख लेते हैं। आलम्बन दिया, जिसके कारण से आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते, कारण जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, उन्हें हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे जंगल में शेर को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए तो भय का आलम्बन शेर होगा, यानी शेर के कारण हुआ है। किसके कारण, शेर के कारण। आपने वहाँ पे देखा भाई, आपने एक महिला को देखा और आपको माता की याद आ गई, तो भाई वो महिला क्या है, आपका आलम्बन है। क्या है, आलम्बन है भाई। उद्दीपन विभाव, जिन कारणों से स्थायी भाव दीप्त या तीव्र होने लगते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो जाए, इस प्रकार सुनसान अंधेरा जंगल उद्दीपन विभाव होगा। सुनसान अंधेरा जंगल, भाई अंधेरे जंगल में उन्होंने शेर को देखा, भयभीत हो गए भाई। हाँ, तो वहाँ पे उद्दीपन क्या था भाई, वहाँ पे अंधेरा जंगल, क्या था, अंधेरा जंगल था भाई। तो वही कह रहा कि देखकर कोई व्यक्ति भयभीत, यहाँ पे क्या दिया, जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त या तीव्र होने लगते। तीव्र यानी कि और ज़्यादा,
कारण तो ठीक है भाई, शेर था, लेकिन और ज़्यादा अंधेरे में देख लिया भाई, तब तो और खतरा भाई कि हम बच भी नहीं सकते, किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकते भाई, अब तो अंधेरा है, तो समस्या हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई वहाँ पे अंधेरा जो है और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया डर का। भाई अंधेरे में अगर किसी चीज़ को देख लो तो ज़्यादा डर लगता है, उजाले में देखो तो थोड़ा कम लगता है। शेर अगर दिन में आ जाए तो एक बार चांस होता है कि चलो भाई बता देंगे, इधर उधर मनुष्य जाते रहते, लेकिन अंधेरे में देख ले तब तो बहुत डर लगता है भाई। तो वही चीज़ है, तो अंधेरा जो है वो उद्दीपन का काम करता है, तीव्रता बढ़ाने का। ठीक है, तो खैर ये हमने देखा, आपको आगे चलते हैं हम। अनुभव तीसरा अंग जो है आपका क्या है, तीसरा अंग, हृदय में स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। यानी जैसे अब हमने भाई शेर था, शेर को देखा डर गए, ठीक, वो आलम्बन हो गया, लेकिन अंधेरे जंगल में देखा तो अंधेरा जंगल क्या हो गया भाई, वो उद्दीपन हो गया। लेकिन अब ये आपका जो दिया गया अनुभव क्या है, अनुभव अब देखने के बाद, डरने के बाद, जब आप डर गए तो आपकी रोएं जो बाल होते हैं यहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं भाई, आपके कान खड़े, बाल भाई, आप डर गए बिल्कुल, आपकी जो वो पसीना आ गया भाई, डर गए। कभी कभी कोई चिल्ला देता है, तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है, यानी कि सारी चेष्टाएं, क्रियाएं होती हैं जो देखने के बाद, डरने के बाद जो हाव भाव आपके पसीने उसीने जो थरथराने लगते हैं, हाव भाव फूलने भाई, उछलने लगते हैं, तो वो क्या होता है सब ये, यही तो आपका क्या अनुभव है, क्या है, अनुभव है। समझ गए, बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे शेर से डरकर व्यक्ति कांपने लगना, भागने लगना, बेहोश हो जाना, ये सब क्या है, अनुभव है भाई, माने जाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार। एक कायिक, शरीर में एक वाचिक जो चिल्ला देते हैं, वाचिक चिल्लाते, कायिक नहीं शरीर कांपने लगता है, मानसिक दिमाग काम नहीं करता, सात्विक आहारे, यानी कि कई सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। ठीक है, 5 टाइप का दिया गया यहाँ पे, या 5 कर लेना, ये हटा देना। ठीक है, संचारी भाव जो कि आपका चौथा है, लास्ट। ठीक है, अंग। तो संचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जागकर समाप्त हो जाने वाले भाव संचारी भाव कहलाते। स्थायी भाव की पुष्टि कर देना, क्या कर देना भाई, पुष्टि कर देना भाई, वहाँ पे यानी कि क्लियर कर देना कि यही है। जैसे शेर से भयभीत व्यक्ति को याद आ जाए कि इस स्थान पे कुछ समय पूर्व शेर ने एक आदमी को मार दिया था, पक्का मतलब ये शेर ही है, तो इस स्मृति संचारी से उसका भय और बढ़ जाएगा। मतलब वो कभी कहानी सुना रहा कि इसी स्थान पे रात को एक व्यक्ति ने हमारे पड़ोसी को भाई खा गया था, तो क्या होगा कि भाई वो और ज़्यादा डर, अब तो हम बच नहीं पाएंगे। तो ये संचार, लेकिन वो कुछ समय बाद हट गया भाई, डर अपने जगह है, लेकिन वो बात थोड़ी सी याद आई और बढ़ गई, वो बात चली गई। अब हमको वो संचारी भाव हुआ, पानी के बुलबुले के जैसे भाई, बुलबुला बनता है फूट जाता है, बुलबुला बनता है फूट जाता है, वो संचारी भाव है। क्या है, संचारी भाव की संख्या 33 है, मैंने आपको बताई है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में डायरेक्ट। ठीक है, तो आपके सारे अंग हो गए, कितने हो गए भाई, अंग हो गए। अब आपके प्रकार आएंगे, रस के प्रकार, जो प्रकार है वो आपके 9, 10, 11 प्रकार के जो भी हैं वो हम लोग देखेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं, किस कवि के अनुसार क्या परिभाषाएं दी गई है, उसका मतलब क्या है, और साथ में रस के अंग आपको हमने क्लियर किया है। ठीक है, चाहे वो आपका स्थायी भाव ले लो भाई, चाहे वो आप अनुभव ले लो, चाहे विभाव ले लो, चाहे संचारी भाव ले लो, सभी को मैंने बताया। एक बार फिर से हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, जो हर एक मनुष्य में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है, लेकिन सुप्तावस्था में होता है, सोता हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपका विभाव क्या है भाई, उस सुप्तावस्था में सो रहे स्थायी भाव को जगाने का काम जो करता है, जो कारण होता है, उसको विभाव कहते हैं। अब आता है भाई आपका क्या, विभाव 2 प्रकार का, लंबन उद्दीपन दिया है। अलंबन वो कारण हो सकता है, उद्दीपन जिससे और तीव्रता से बढ़े। अनुभव अभी बताया इसने भाई कि उसमें और जिसके कारण भाई आपके अनुभव हो जाए, यानी कि और बढ़ जाए भाई, तो अनुभव भी आपके 5 होते हैं, जो कि आपको दे दिया है। जो चेष्टाएं हमारी क्रियाएं होती हैं शरीर में, जो डरने के बाद होती हैं, वो अनुभव है। ठीक है, जैसे हम डर गए भाई, चिल्ला दिए, कांपने लगे, तो वो क्या होता है, अनुभव होता है। संचारी भाव क्या होता है, जो कि ये कन्फर्म कर दे कि पक्का यहाँ पे खतरा हुआ था पहले से, या शेर ये सच में शेर है।
ठीक है, अब बचना मुश्किल है, वो कन्फर्म कर दे, है ना। बिल्कुल, जैसे कोई खबर आती है फिर न्यूज में आ जाती तो हम लोग कन्फर्म मान लेते हैं कि भाई ये पक्का ये हुई है घटना, है ना। तो ये आपकी क्या ठहरी भाई, संचारी भाव, इसकी संख्या 33 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको समझ में आए। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, बेल को आप ऑन भी रख सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और आपको अगर इसी तरह की जानकारी और ये PDF वगैरह जो भी है, वीडियो के लिंक, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन समय पे चाहिए तो हमें व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पेज पे, अन्य चैनल पे, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ जाएँ, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे आता है इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर शेयर की जाती है, तब जुड़ जाए, हमसे जुड़े रहें। ठीक है, बिल्कुल। और दोस्त भी आपके पढ़ रहे हैं, साथी संगत, उनको भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके प्रकार को ले आएंगे या संस्कृत का कोई टॉपिक लाएंगे, संस्कृत व्याकरण का। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।